हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर 20 पे। ऑर्डर 20 जजमेंट से जुड़ा हुआ प्रोविजंस के संबंध में जानकारी देता है। हम लोगों ने ऑर्डर 20 के प्रीवियस लेक्चर्स में रूल 1 से लेके रूल 3 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और यूं कहें तो ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 रूल 1 to 3 तक ऑलरेडी हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में सरल भाषा में बातों को समझा और हर एक रूल को बारीकी से तोड़ तोड़ के मैंने आपको बताई है। अगर आपने उन लेक्चर्स को मिस किया है तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम लोग बात करेंगे जजमेंट से जुड़े हुए आगे के प्रावधान पे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। आपको नीचे दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो एपिसोड है जजमेंट को लेके वो स्टार्ट होगा रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 कहता है जजमेंट ऑफ स्मॉल काउस कोर्ट्स। रूल 4 हमें यह बताता है ऑर्डर 20 का कि अगर जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के द्वारा तो उस जजमेंट में किन किन बातों का जिक्र होगा, दैट मींस कंटेंट क्या होगा उस जजमेंट का। और किसी अन्य कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के अलावे किसी अन्य कोर्ट के द्वारा अगर जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है तो उस जजमेंट का क्या कंटेंट होगा, इसके रिस्पेक्ट में आपको जो जानकारी देता है वो रूल 4 देता है। आइए देखते हैं क्या कहता है रूल 4 ऑर्डर 20 का। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर मान लीजिए जजमेंट कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस का है तो उस जजमेंट में दो ही बात का जिक्र होना आवश्यक है। पहला है कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, किन किन बिंदुओं को तय किया गया है और कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस का क्या डिसीजन है। तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और दूसरा डिसीजन, यही दो बात होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस के जजमेंट में। और वही दूसरी ओर हम लोग बात करें अगर अदर कोर्ट के जजमेंट में, तो अदर कोर्ट के जजमेंट का जो कंटेंट है वो 4 है। पहला है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, केस का विवरण होगा। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स, किन किन बिंदुओं को तय किया गया है, किन किन बिंदुओं पे निर्णय लिया गया है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद तीसरा डिसीजन देयर ऑन, कोर्ट का क्या डिसीजन है उसका विवरण होगा। और चौथा कि आखिर कोर्ट ने, जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कोर्ट का आखिर वही डिसीजन क्यों दिया, इसका भी रीजन का जिक्र होना जरूरी है जजमेंट में। तो ये 4 बात होंगे अदर कोर्ट के जजमेंट में। तो ये 4 रूल पॉइंट है कंटेंट अदर कोर्ट के जजमेंट को लेके। तो ये हो गया रूल 4। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 5 पे। दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि जब भी आप हमारा लेक्चर देखते हो तो आप 2 बात जरूर याद रखो कि एक तो लेक्चर को थॉरली देखो, दूसरा कि अपने पास बेरक और टेक्स्ट बुक जरूर रखो। रूल 5 कहता है कोर्ट टू टेक डिसीजन ऑन ईच इशू, पार्टीज के बीच में जिन जिन बिंदुओं पे मतभेद है, जो भी इश्यूज हैं, प्रत्येक इशू पे डिसीजन देना अनिवार्य है कोर्ट का, यह कहता है रूल 5। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इलस्ट्रेट करके बताते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए बात। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 इश्यूज जो है पार्टीज के बीच में है। अब यहां पे जो दूसरा बात आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि 6 इश्यूज है पार्टीज के बीच में, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि पहले 3 इश्यूज पे अगर जजमेंट या डिसीजन कोर्ट का आ गया तो सूट डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रत्येक इश्यूज पे डिसीजन देने की आवश्यकता नहीं है, 3 ही इश्यूज पे जजमेंट होगा, डिसीजन आएगा कोर्ट का और ये पर्याप्त होगा और सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज प्रत्येक इश्यूज पे कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी, ये कहता है रूल 5। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 5A का। रूल 5A बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा हेडिंग से ही। तो हेडिंग को देखते हैं। तो रूल 5A कहता है ऑर्डर 20 का, court to inform parties as to where an appeal lies, where parties are not represented or you can say presented by pleaders। तो यहां पे रूल 5A एक ड्यूटी इंपोज करता है कोर्ट पे
किस बात को लेके कि वो इन्फॉर्म करेगा पार्टी को, वो पार्टी को इन्फॉर्म करेगा कि जो भी कोर्ट का जजमेंट आया है, डिसीजन हुआ है, ऑर्डर हुआ है, उस जजमेंट डिसीजन ऑर्डर से अपील कहां होगा, किस कोर्ट में अपील होगा, इस बात की जानकारी देगा कोर्ट, जो कोर्ट जजमेंट प्रनाउंस कर रहा है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि पार्टी जो है उस केस में किसी अन्य एडवोकेट या प्लीडर से खुद को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। दैट मींस दैट पार्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर और यू कैन से एन एडवोकेट, तो ही जाके ये लायबिलिटी बनता है कोर्ट का। तो ये हो गया रूल 5A। अब आगे हम लोग देखेंगे आगे के प्रोविजंस जजमेंट को लेकर ऑर्डर 20। रूल 6 ऑर्डर 20 का काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का अगर बात कर लो, रूल 6 ऑर्डर 20 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डिक्री। तो अगर आपसे पूछा गया कि डिक्री में किन किन बातों का विवरण होता है, किन किन बातों का जिक्र होता है, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में जो जानकारी है वो मिलेगी ऑर्डर 20 रूल 6 से। तो आइए देखते हैं रूल 6 के अंतर्गत किन किन बातों के बारे में बताया गया है कि डिक्री में इन बातों का होना कंपलसरी है। तो पहला पॉइंट कि डिक्री के कंटेंट का पहला जो कंटेंट है वो है नंबर ऑफ द सूट। डिक्री में इस बात का जिक्र होना आवश्यक है कि सूट का क्या नंबर है। दूसरा, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टीज। पार्टी का नाम, पार्टी का विवरण और जो पार्टी का रजिस्टर्ड एड्रेस है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो भी पार्टीज है टू दी सूट, उन सभी पार्टी का नाम, विवरण और रजिस्टर्ड एड्रेस का जिक्र होना जरूरी है डिक्री में। तीसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं, कहता है पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम। प्लेंटिफ डिफेंडेंट से क्या क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम है, इस बात का भी जिक्र होना जरूरी है डिक्री में। चौथा कहता है कि रिलीफ क्या ग्रांट हुआ है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने सूट में रिलीफ क्या दिया है पार्टी को, इस बात का भी जिक्र होना आवश्यक है, मैंडेटरी है डिक्री में। पांचवा है अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट। सूट में कितना खर्च हुआ है, सूट का जो ट्रायल चला उस ट्रायल में कितना खर्च आया है, इस बात का भी जिक्र होगा। और इसके साथ साथ वो खर्च किसके द्वारा दिया जाएगा और किस प्रॉपर्टी से वो खर्च रिकवर्ड होगा, कहां तक रिकवर्ड होगा, वो कॉस्ट जो दिया जाना है सूट में, उन सभी बातों का जिक्र होगा डिक्री में। नेक्स्ट पॉइंट है डेट ऑन विच जजमेंट प्रनाउंस्ड। किस डेट को जजमेंट प्रनाउंस्ड हुआ है, इस बात का भी जिक्र होगा, डेट ऑफ द जजमेंट का भी जिक्र होगा डिक्री में। और जो अंतिम बात है वो है जज का सिग्नेचर। डिक्री में जज का सिग्नेचर भी होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ये जो 7 पॉइंट है इनका जिक्र होना एकदम मैंडेटरी है डिक्री में। तो ये हो गया रूल 6। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे के प्रोविजंस पे। रूल 6A, रूल 6A पे हम लोग बात करते हैं। तो रूल 6A कहता है प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। जजमेंट प्रनाउंस्ड होने के बाद डिक्री कितना टाइम के भीतर मेडअप होगा कोर्ट के द्वारा, इसके बारे में जानकारी देता है आपको रूल 6A। रूल 6A के अकॉर्डिंग ऑर्डर 20 का जजमेंट प्रनाउंस्ड होने के जितना जल्दी हो सके डिक्री ड्रॉन होगा कोर्ट के द्वारा। अगर जल्द से जल्द ड्रॉन अप नहीं हो पाया तो जिस डेट को जजमेंट प्रनाउंस्ड हुआ है उस डेट से 15 दिन के भीतर डिक्री ड्रॉन अप हो जाएगा। और डिक्री जो ड्रॉन अप होगा, जो डिक्री बनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो अनुकूल होना चाहिए जजमेंट के कॉन्ट्ररी कभी नहीं होगा डिक्री। पहले जजमेंट प्रनाउंस्ड होता है और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है डिक्री। अब इसमें एक और पॉइंट आपको जो याद करना है, जो सब रूल 2 है रूल 6A का, वो ये है कि अगर मान लीजिए पार्टी को अपील करना है डिक्री के अगेंस्ट और डिक्री का कॉपी पार्टी को अवेलेबल हुआ ही नहीं है, क्योंकि डिक्री ड्रॉन अप नहीं हुआ है, डिक्री नहीं बनाया गया है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर 41 रूल 1 के अकॉर्डिंग पार्टी डिक्री के खिलाफ अपील कर सकता है और डिक्री के कॉपी को फाइल करने के बजाय उसकी जगह पर जजमेंट का कॉपी फाइल कर दिएगा और जजमेंट का कॉपी का जो प्रभाव होगा वो डिक्री का होगा। लेकिन जैसे डिक्री पास हुआ, डिक्री ड्रॉन हुआ कोर्ट के द्वारा और पार्टी को दिया गया है,
तो पार्टी क्या करेगा, उस जजमेंट की कॉपी को हटाएगा और डिक्री की कॉपी को अटैच कर देगा, क्योंकि जैसे डिक्री ड्रॉन अप होगा उसके बाद उस जजमेंट का जो प्रभाव था डिक्री का वो खत्म हो जाएगा। तो ये है रूल 6A ऑर्डर 20। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 6B का। रूल 6B काफी इजी है, आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। कॉपी ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज। जज माफ की यहां पे कहता है कि जजमेंट का जो कॉपी है वो पार्टी को कब मिलेगा, तो जैसे जजमेंट प्रोनाउंस होगा उसके बाद ही जजमेंट का कॉपी कोर्ट के निर्देश पे पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पार्टी को जो भी तय चार्ज है कॉपी के रिस्पेक्ट में जो प्रिस्क्राइब हुआ है बाय रूल मेड बाय हाई कोर्ट, वो चार्ज देना होगा। उसके बाद पार्टी को जजमेंट का कॉपी मिल जाएगा जैसे जजमेंट प्रोनाउंस होगा उसके जल्द से जल्द। किस बात के लिए, उस जजमेंट से अपील करने के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया रूल 6B। आते हैं, बात करते हैं रूल 7 पर। रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 कहता है डेट ऑफ डिक्री। डिक्री में जैसे डिक्री ड्रॉन अप होगा कोर्ट के द्वारा, तो डिक्री में इस बात का जिक्र होना जरूरी है। रूल 7 कहता है ऑर्डर 20 कि किस दिन और किस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। दूसरा बात कि जो डिक्री है वो इन अकॉर्डेंस विद जजमेंट है, और हमेशा मैंने पहले भी कहा कि डिक्री हमेशा फॉलो करता है जजमेंट को। और जो तीसरा बात है रूल 7 के अनुसार कि उस डिक्री में जज का भी सिग्नेचर होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट ऑफ डिक्री के केस में देखा था, पढ़ा था। तो ये हो गया रूल 7। अब आगे देखिए, बात करते हैं रूल 8 का। रूल 8 पे आए दोस्तों, उसके पहले अगर मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पॉइंट पे आते हैं, रूल 8। रूल 8 कहता है प्रोसीजर व्हेन जज वैकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग द डिक्री। यहां पे रूल 8 के अनुसार सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए जज ने डिक्री प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन जज ने डिक्री साइन नहीं किया, और साइन करने के पहले ही जज ने अपना पद छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा, इसके संबंध में जानकारी देता है रूल 8 ऑर्डर 20 का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी जज का उत्तराधिकारी आएगा, जो भी उत्तराधिकारी जज होगा, वो क्या करेगा, उस डिक्री को, उस माफ कीजिए, उस जजमेंट को साइन करेगा, और उस जजमेंट के अनुसार ही डिक्री फॉलो होगा। अब यहां दूसरा सिचुएशन जो कहता है रूल 8 कि मान लीजिए कि जिस कोर्ट के द्वारा जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, लेकिन उस जजमेंट पे जज का साइन नहीं था, तो जिस कोर्ट के जज ने जजमेंट प्रोनाउंस किया वो कोर्ट ही खत्म हो गया है, उस कोर्ट का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में वह कोर्ट जिस भी कोर्ट का सबऑर्डिनेट होगा, दैट मींस कि उस कोर्ट का जो हायर कोर्ट होगा, उस हायर कोर्ट के जो जज होंगे वो साइन करेंगे जजमेंट पे, और जजमेंट के अनुसार डिक्री ड्रॉन अप होगा। तो ये हो गया रूल 8। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ऑर्डर 20 का प्रोविजंस। रूल 9 ऑर्डर 20। रूल 9 कहता है कि अगर डिक्री पास हुआ है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे डिक्री का क्या कंटेंट होगा, ऐसे डिक्री में किन किन बातों का जिक्र होगा। पहला, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन का जिक्र होगा। दूसरा कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो बाउंड्री एरिया है उसका विवरण होगा डिक्री में। तीसरा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड है सर्वे रिकॉर्ड या सेटलमेंट रिकॉर्ड में, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड नंबर है उसका भी जिक्र होगा डिक्री में। यह कहता है रूल 9 ऑर्डर 20, अगर डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो। आगे बढ़िए, बात करते हैं रूल 10 का। रूल 10 कहता है कि अगर डिक्री है फॉर द डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जजमेंट डेटर को डिलीवर करना है मूवेबल प्रॉपर्टी टू द डिक्री होल्डर। दैट मींस टू से कि जजमेंट डेटर के खिलाफ जो डिक्री पास हुआ है फॉर द डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द डिक्री होल्डर पास हुआ है। अब यह सिचुएशन ये कहता है रूल 10 कि अगर जजमेंट डेटर डिलीवर करने में मूवेबल प्रॉपर्टी असफल हो जाए, तो इसका जो अल्टरनेट है क्या होगा, रेमेडी टू दी डिक्री होल्डर। तो इस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ मनी, कितना अमाउंट ऑफ मनी दिया जाना होगा जजमेंट डेटर के द्वारा डिक्री होल्डर को, उस अमाउंट ऑफ मनी का जिक्र होगा ऐसे डिक्री में। अगर असफल हो जाता है डिलीवर करने में प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर, तो कितना अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा इसके लिए डिक्री होल्डर को, इसका जिक्र होगा उस डिक्री में। यही है रूल 10।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 11 का। रूल 11 क्या कहता है? डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। अब कॉन्सेप्ट को समझिए रूल 11 का। अगर मान लीजिए जजमेंट के खिलाफ डिक्री पास हुआ है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, जजमेंट डेटर को पैसा देना है, किसको देना है? तो डिक्री होल्डर को देना है। लेकिन जजमेंट डेटर चाहता है कि टाइमिंग के लिए ऑर्डर को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, या वो पैसा देगा डिक्री होल्डर को बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो उसको इस रिगार्डिंग कारण बताना होगा कोर्ट को। अब वो कारण खुद से भी बता सकता है या अपने एडवोकेट के माध्यम से भी बता सकता है। कारण को सुनने के बाद कोर्ट निर्णय लेगी कि क्या पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए या जजमेंट डेटर मनी पेड करेगा बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, चाहे विद इंटरेस्ट करे या विदाउट इंटरेस्ट करे। अब यहां पे आपको एक और बात जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब रूल 11 को आप देखोगे तो उसका जो सब रूल 1 है वो इंस्टॉलमेंट का जो ऑर्डर पास होता है डिक्री पास होने के पहले पास हो जाता है। लेकिन सब रूल 2 में जब डिक्री पास हो गया है उसके बाद इंस्टॉलमेंट का ऑर्डर पास होता है, ये आप ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहां तक ही रहने देते हैं, रूल 11 तक। जो भी प्रोविजन बच रहा है, जो भी रूल बच रहा है ऑर्डर 20 का, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो अब दोस्तों हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने आज के एपिसोड में डिस्कस किया है रूल 4 से रूल 11 तक। मैं अंततः आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर वाकई में अच्छा लगा, समझ में आई बात, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने स्टडी लाइब्रेरी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, आपको किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ भी जानकारी चाहिए, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको यह समझ नहीं आता है कि हम कैसे सेल्फ स्टडी करें, कैसे बेरेक्ट को पढ़ें, या आप किसी केस में फंस गए हो, आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।